हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत किन पॉलिसीज़ को पर स्टेट गवर्नमेंट ने वर्क किया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ आर द गाइडलाइंस फॉर द स्टेट्स टू रन अ बेटर गवर्नमेंट एंड in these the guidelines, the uniform civil code was adopted by the state governments. सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक सिटीजनशिप देने का, राज्य की जो नागरिकता होती है वो हमें इसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत दी जाती है। तो इसका प्रावधान दिया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल लिक्वर, इसके अंतर्गत हमको जो अल्कोहल मद्यपान निषेध किया गया है इसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इन स्कीम्स के तहत कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया है स्टेट गवर्नमेंट्स ने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार या एम्प्लॉयड करने के लिए प्रयास किया है। एंड प्रोहिबिशन इन किलिंग द यूजफुल एनिमल्स, और जो अननेसेसरी, जैसे जो इकोसिस्टम के लिए लाभदायक होते हैं, जो एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए लाभदायक होते हैं, ऐसे कैटल्स की किलिंग पर भी रोक लगाई है। एंड प्रमोशन ऑफ विलेज पंचायत इज़ द बॉडी विच एडमिनिस्ट्रेट द रूलर्स का, जो रूरल एरियाज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती है। तो ऐसी पंचायत को सेटअप करना और उनकी देखरेख करना, उनको चलाना, उनको अनुदान देना, ये सब भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के तहत स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। However, at times when government intends to implement directive principle of state policy, it can come in conflict within the fundamental rights of the citizens. कभी कभी इनमें टकराव भी पैदा होता है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के बीच में। जैसे एक प्रॉब्लम कहाँ पर आई थी? दिस प्रॉब्लम अरोज व्हेन द गवर्नमेंट शॉट टू पास लॉज टू एबॉलिशन जमींदारी सिस्टम. These measures were opposed on the ground that they violated right to property. ज़मींदारी बिल जो कि गवर्नमेंट ने पास किया उसको अपोज इसलिए किया गया क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी को हर्ट कर रहा था। However, keeping in mind the societal needs that are greater than the individual interest, we know that fundamental rights are provided for a individual person, and directive principle of state policies, these are for the welfare of the society. तो सबसे बड़ा हित जो होता है वो व्यक्तिगत हित से सबसे बड़ा सोसाइटी का हित मायने रखता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में फंडामेंटल राइट्स को उसमें अमेंडमेंट करने की बात कही। दिस लैड टू अ लॉन्ग लीगल बैटल। द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी दोनों का अपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, टुक वेरी डिफरेंट पोजीशन। द गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी द राइट्स कैन बी एब्रिज्ड फॉर गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। गवर्नमेंट का कहना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अगर लागू करना है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें अमेंडमेंट किया जा सकता है, उनको हटाया भी जा सकता है, उनको रोका भी जा सकता है। दिस आर्ग्यूमेंट एज्यूम दैट राइट्स वर अ हिंड्रेंस टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उस स्थिति में सरकार ने जो तर्क दिया उसके तहत जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर में एक बैरियर बन रहे थे। ऑन द अदर हैंड जो जुडिशरी थी उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? ऑन द अदर हैंड द कोर्ट हैड द व्यू दैट फंडामेंटल राइट्स आर सो इम्पॉर्टेंट एंड सैक्रेड दैट दे कैन नॉट बी लिमिट इवन द पर्पसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। कोर्ट का ये मानना था कि फंडामेंटल राइट्स जो कि संविधान ने नागरिकों को दिए हैं उनको किसी भी हाल में नहीं हटाया जा सकता
डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए। तो ये यहाँ पर क्लैश दिखाई देता है हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल के राइट्स के बीच में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में। जैसे इसमें सबसे बड़ा जो राइट टू प्रॉपर्टी रहा, बिहाइंड द कंट्रोवर्सी अबाउट द relationship between rights and directive principles, there was one important reason in the constitution. Originally there was a fundamental rights to acquire, possess and maintain property. right to property किस लिए दिया गया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, उनमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था। और ये राइट टू प्रॉपर्टी हमको प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए हमें ये कानूनी अधिकार दिया गया था। बट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड इट क्लियर दैट प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक वेलफेयर। साथ ही ये प्रावधान भी था कि गवर्नमेंट जब चाहे या जब उसको सोसाइटी का हित करना होगा या कोई ऐसी पॉलिसी लागू करनी होगी जो सोसाइटी के हित की बात करती है, जैसे कहीं डैम बनवाना है या कहीं कोई और वेलफेयर का वर्क करवाना है, तो उस कंडीशन में राइट टू प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी जो है वो ली भी जा सकती है गवर्नमेंट से। सिंस 1950 गवर्नमेंट मेड मैनी लॉज that limit this right to property, and this right was at the center of the long debate over the relationship between rights and directive principle of state policy. और finally 1973 में the Supreme Court gave a decision that the right to property was not the part of basic structure of the constitution, और इसलिए parliament had power to abridge this right by an amendment। और उसने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर में उसको बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आती, इसलिए जो पार्लियामेंट है वो उसको उसके पास इतना राइट रहेगा कि वो अमेंडमेंट के थ्रू इस राइट में फेरबदल कर सकती है। और फाइनली 1978 में द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right under the article 300A। और अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त एक सिंपल कानूनी राइट है। सिंपल जो लीगल राइट होते हैं, सिंपल लीगल राइट होने में और फंडामेंटल राइट होने में क्या डिफरेंस है बच्चों, कि पहले ये फंडामेंटल राइट था, यानी कि इसके लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी कोर्ट में अपील कर सकता था, बट अब ये एक सिंपल कानूनी अधिकार है और इसको विशेष परिस्थितियों में लेजिस्लेचर के द्वारा इसको रद्द भी किया जा सकता है, इसको लिया भी जा सकता है लैंड को, प्रॉपर्टी को। तो ये अब एक सिंपल कानूनी अधिकार है राइट टू प्रॉपर्टी। दिस जनरेटेड अनदर कॉम्प्लिकेटेड डिबेट। अब इस चीज़ ने, जो ये डिबेट हुई, इसने एक और ज़्यादा इशू को बढ़ावा दिया, वो ये कि दिस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट वॉज सेइंग दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and the court was saying that parliament cannot make an amendment that violated fundamental rights। गवर्नमेंट का कहना था कि वो किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न दिया गया है कि केवल पार्लियामेंट के पास वो राइट होगा, वो देश काल परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन कोर्ट कहता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स में तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें अमेंडमेंट करने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है, इवन पार्लियामेंट के पास भी नहीं। This controversy was settled by an important decision of the Supreme Court in Keshav Nanda Bharati case. In this case, the court said that there are certain basic features of the constitution and these cannot be changed by parliament. We shall discuss it in our chapter number 9, constitution as a living document। उसमें फिर ये तय हुआ कि जो बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा संविधान का, इस केस में ये तय हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा संविधान का, उसमें पार्लियामेंट कोई फेरबदल नहीं कर सकेगी, और पार्लियामेंट के पास किसी भी अमेंडमेंट को लागू करने के उस पर पहले डिबेट होना, डिस्कशन होना, और वो एक सोसाइटी के हित में है, ये प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तभी ये
जो है अमेंडमेंट हो सकता था। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म होता है। अब आपको इसके सारे जो आपके बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको कंप्लीट करना है, और इसमें से मिड ऑफ द चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उनको कंप्लीट करना है अपनी फेयर नोटबुक में।